बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पेक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का बेटा हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा आज हम आपके एक्सरसाइज के चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपका इस दफ़ा 70% जो पेपर है बेटा वो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज से होगा। तो लाजमी वो एक एमसीक्यूज़ या दो एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में लाजमी ऐड करेंगे आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड। हाँ, वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर 4 से ही हो, 5 से हो, 6 से हो। हर चैप्टर से तो नहीं देंगे एक एक, किसी भी चैप्टर से हो सकता है। लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ जो बेटा आपके होंगे वो एक्सरसाइज से आएंगे, तो तवज्जो से सुनना है। इनको समझने से फ़ायदा ये होगा कि इनसे मिलते जुलते एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट अगर आपके सामने आएगी तो मैंने इस तरह से सलूशन बनाया है कि आप उसे भी ईज़िली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बड़े ही सादा से, बड़े ही आसान से एमसीक्यूज़ हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेटा आपके सामने डिस्प्ले पर 4.1। 1 kg mass has potential energy of 1 joule relative to the ground when is it at a height of। क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान ले बेटा वो ऑब्जेक्ट एक बॉल है, ठीक है, जिसका मैस कितना है बेटा 1 kg है, ठीक है। अब बेटा आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये कितनी हाइट पर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल। हाइट आपसे पूछ रहा है, यानी कि गिवन इन्फॉर्मेशन की बात अगर की जाए तो हमें ये बता दिया गया है कि इस वक्त ये जो 1 kg का मैस है इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1 जॉल। तो बेटा सबसे पहले तो मैस नोट कर लें 1 kg और पोटेंशियल एनर्जी नोट कर लें 1 जॉल। अब बेटा ये इस वक्त अगर गिरता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रीली फॉल, तो इस वक्त आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो जी हमें पता है फॉर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ये होती है जी अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा सिंपल सी बात है, रिलेटिव टू अर्थ ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल हाइट h पर है, तो इसमें बेटा पोजीशन की वजह से इस रेफरेंस लेवल से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ठीक है जी। तो बेटा हमें हाइट चाहिए तो mg से हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो हाइट आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ओवर mg, ठीक है। तो बेटा वैल्यूज पुट कर दें। पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ जाएगा 1 जॉल डिवाइडेड बाय 1 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट आ जाएगी 0.102 मीटर। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए मार्क कर लें। ये तीनों ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। फिर है बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 4.2। एन आयरन स्फीयर हुज मैस इज 30 kg। बेटा एक आयरन का स्फीयर है, मान ले ये रहा ब्लू कलर का, जिसका मैस कितना है 30 kg, हैज़ द सेम डायमीटर एज अ एलुमिनियम स्फीयर हुज मैस इज 10.5 kg। कहता है इनके जो डायमीटर्स है ना, अब आपको लग रहा होगा कि ये ब्लू वाला थोड़ा बड़ा है, रेड वाला थोड़ा छोटा है, लेकिन आप सपोज कर लें दोनों के डायमीटर एक जैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। जितना ये साइज़ का है ना उतना ही ये साइज़ का है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा ड्रा हो गया, तो आपने क्या करना है, ये समझाने के लिए वैसे मैंने ड्रा किया, जितना ये ब्लू वाला है उतना ही क्या है ये रेड वाला, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा है सेम डायमीटर है। बट मैसेज क्या है, डिफरेंट है। जो आपके पास आयरन का है वो 30 kg का है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर बड़ा भी बनाया गया है। और ये आपके पास बेटा कौन सा है, एल्यूमिनियम, जो 10.5 kg का है। द स्फीयर्स आर साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। भाई एक टावर से ये दोनों जो है इकट्ठे बेटा गिरते हैं, साइमल्टेनियसली मीन एक ही साथ। व्हेन दे आर 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड दे हैव आइडेंटिकल। कहता है अगर इनकी जो ग्राउंड लेवल से हाइट है, इसकी भी 10 मीटर है, इसकी भी कितनी है 10 मीटर, तो कहता है इनमें क्या चीज़ आइडेंटिकल एक जैसी होगी। भाई देखें यहाँ पर अगर मोमेंटम की बात करें तो मैसेस डिफरेंट होने से मोमेंटम डिफरेंट होंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मैसेस डिफरेंट होने से मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मेरे बेटा जो आपके पास मैस डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो इनमें क्या चीज़ सेम है, बेटा इनमें एक ही ऑप्शन बचता है, अल्फ़ा एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा है ना कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी के बराबर होती है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन मार्क कर लें आप, ठीक है। फिर है जी थर्ड
4.3 अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, बॉडी बेटा रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो उसके पास क्या हो सकता है भाई? बड़ा ही सादा सा MCQs है। बॉडी रेस्ट में है ना मेरे बेटा, तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होती है? टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो बॉडी रेस्ट में है तो वो कोई फासला ही नहीं कवर कर रही, डिस्टेंस में चेंज आएगा, डेल्टा चेंज को कहते हैं, डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा तो बेटा स्पीड ज़ीरो है, और अगर स्पीड ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ज़ीरो है कि बॉडी तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं कर रही। तो इसका मतलब स्पीड भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है। मोमेंटम देख लें, मोमेंटम क्या होता है? मैस इनटू वेलोसिटी। अब इसका मतलब है मोमेंटम भी ज़ीरो है क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है, मैस तो ज़ीरो नहीं हो सकता है ना। तो मोमेंटम क्या है? ज़ीरो। इसका मतलब A B C तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है D। कौन सा? डेल्टा। एनर्जी, एनर्जी कैसे भाई? अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो आप कहेंगे सर स्पीड तो ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। बिल्कुल ठीक है भाई, 1/2 mv² तो ज़ीरो है, लेकिन एक और एनर्जी भी तो होती है। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो होती है mgh। तो अगर बॉडी बेटा सम हाइट पर है तो उसमें क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी, और वो ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी होती है अगर बॉडी रेस्ट में है। जैसे वॉल क्लॉक आपका टंगा हुआ है, ठीक है, उसकी निडल्स तो मूव कर रही हैं, लेकिन वॉल क्लॉक तो भाग के दूसरी दीवार पे नहीं जा रहा ना, तो वो तो रुका हुआ है दीवार के साथ, लेकिन रिलेटिव टू अर्थ रेफरेंस लेवल वो हाइट h पर है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। फिर बेटा हमारे पास MCQs है 4.4। द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर ऑफ हिज लोएस्ट पॉइंट टू 1.5 मीटर एट हिज हाइएस्ट पॉइंट। बेटा एक बच्चा है जो झूला रेल है, ठीक है जी, झूला जब ऊपर की तरफ जाता है तो हाइट 1.5 मीटर है, झूला जब नीचे की तरफ आता है तो वो कितनी है जी? 0.5 मीटर है। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली, आपसे चाइल्ड की झूला झूलने की स्पीड पूछी जा रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा ठीक है? बच्चे याद रखना है, हमने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mg ब्रैकेट h1 माइनस h2। ठीक है जी, तो आप नोट कर लेंगे, यानी कि मैक्सिमम हाइट और लोएस्ट हाइट h1 माइनस h2 इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 mv²। तो बेटा मैस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो v² बन जाएगा हमारे पास 2g h1 माइनस h2। ठीक है, जब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो v चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, 2g होता है 9.8, हाइट 1 थी जी 1.5 और हाइट 2 थी बेटा हमारे पास कितनी? 0.5, डिफरेंस आ जाएगा 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी मार्क कर। फिर है जी हमारे पास MCQs 4.5। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। बेटा एक बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो किया गया है, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है तो रुकेगी और फिर दोबारा कहाँ आएगी? टूवर्ड्स द ग्राउंड ड्यू टू अट्रैक्टिव फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। विच फोर्स कैन बी कंसीडर्ड कंजर्वेटिव इन दिस सिनेरियो? भाई कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है? हमने प्रूव भी किया था, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटी। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड एयर भी नहीं है, कॉन्टैक्ट फोर्स विद हैंड ये भी नहीं है, तो एक ही है बी बीटा। ठीक है, रीज़न क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? द फील्ड इन विच वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज जीरो। क्लोज पाथ में वर्क जीरो, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर बेटा आपके पास MCQs है 4.6। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन, कहता है बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, बेटा हमने प्रूव किया था वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और ये हमने स्टेटमेंट लिखी थी W इज इक्वल टू 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi², और W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, मार्क कर लें। फिर बेटा आपके पास MCQs है जी 4.7। पावर ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट, हाउ मच एनर्जी डज अ लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट? बेटा पावर ऑफ लैम्प हमारे पास है 6 वाट,
पावर पी से लिखते हैं 6 वाट, टाइम कितना है 2 मिनट, टाइम 2 मिनट है, 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 60 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 120 सेकंड्स होंगे, ठीक है, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। पूछा आपसे ये जा रहा है कि एनर्जी बताएं, ठीक है जी, हाउ मच एनर्जी डज कंज्यूम, तो भाई एनर्जी बराबर होती है वर्क के, क्योंकि वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ठीक है। तो हमने वर्क कैलकुलेट करना है सिंपली, तो बेटा पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, तो T को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो W आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T, तो पावर थी जी 6 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम था 120 सेकंड, मल्टीप्लाई करें तो बन रहा है 720 जाउल। तो बेटा आपका जो एनर्जी है वो वर्क के बराबर होती है, तो एनर्जी आ जाएगी 720 जाउल, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है जी हमारे पास 4.8, अ ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 3000 joule of energy to a 2-watt small electrical motor before the battery is exhausted. For how many minutes does the battery run? कहता है कि एक आपके पास ड्राई बैटरी थी जिसने बेटा 3000 joule of energy जो है वो 2 वाट पावर में, जब उसने 2 वाट पावर कंज्यूम की तो उसने कितनी एनर्जी डिलीवर की 3000 जाउल, ठीक है, एग्जॉस्ट होने से पहले। तो कहता है कि बताएं कि कितने मिनट के लिए वो बैटरी ने वर्क किया, यानी कि जब उसने एनर्जी ट्रांसफ़र की, तो एक्चुअली क्या था, वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो वो आपसे टाइम पूछ रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो आपके पास वर्क हुआ है वो एनर्जी के बराबर है जो कि 3000 जाउल है, पावर 2 वाट है, तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है मिनट्स में, इसमें ये उसने लिखा हाउ मेनी मिनट्स, ये गलती नहीं करनी सेकंड में, मिनट्स में। तो वही फार्मूला बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइडेड बाय बैटरी पर यूनिट टाइम, ये भी कह सकते हैं। तो टी चाहिए तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, टी पी की जगह ले लेगा, पी टी की जगह ले लेगा, समझ रहे हैं, दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, तो टी इज़ इक्वल टू W/P हो जाएगा। तो W आपके पास जो वर्क था, एनर्जी कितनी थी 3000, पावर थी बेटा 2 वाट, तो ये बन जाएगा 1500 सेकंड। अब ये आया सेकंड में, हमें तो आंसर चाहिए मिनट में, तो बेटा कन्वर्जन फैक्टर ज़रा देख लें, 1 मिनट होते हैं 60 सेकंड, तो अगर मुझे 1 सेकंड चाहिए तो मैं 60 से इधर डिवाइड कर दूंगा, तो 1 सेकंड आ जाएगा 1 मिनट ओवर 60, ठीक है। तो मैं 1500 सेकंड को लिख सकता हूँ 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, और 1 सेकंड की जगह बेटा मैं लिख लूँ 1 मिनट ओवर 60, तो 1 सेकंड की जगह आ जाएगा 1 मिनट ओवर 60, ठीक है जी। तो जब मैं ये लिख लूँगा तो 1500 डिवाइडेड बाय 60 करूँगा तो वो आंसर बनता है 25, तो ये बन जाएगा 25 मिनट्स। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बेटा डी ऑप्शन जो है वो आप मार्क कर लेंगे। फिर बेटा हमारे पास है जी 4.9, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास आफ्टर ट्रेवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा जी, ऑप्शन देखें तो √m है, 1/√m है, m है और इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, यानी कि पहले 3 ऑप्शनों में क्या है, मैस इन्वॉल्व है, और आखिरी है कि मैस पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। सवाल ये पैदा होता है क्यों, आप तो पढ़ते हैं कि कोई काइनेटिक एनर्जी है आपके पास 1/2mv² होती है, तो आप कैसे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। भाई ज़रा रुकें, सब्र करें, पहले एक्सप्रेशन देखें, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास आफ्टर ट्रेवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, यहाँ पे उसने कहा है कि फिक्स्ड डिस्टेंस कवर हुआ है फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। इसका मतलब है कि भाई आपके पास फोर्स भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी जो है वो फिक्स कवर हुआ है। अब वो पूछ रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर देता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, W इज इक्वल टू FD विच इज इक्वल टू डेल्टा K.E, यही था ना। तो बेटा वर्क तो होता है FD, और वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज आएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से देखें तो फोर्स भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी फिक्स है। तो इसका मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बेटा इफ़ फोर्स कांस्टेंट, तो इस रिलेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनती है किसके, D के डिस्टेंस के। तो काइनेटिक एनर्जी का तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है किसके साथ, अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स होती है ना F इज इक्वल टू m में, तो इसका मतलब है m में वाला फैक्टर कांस्टेंट है, तो मैस पे तो डिपेंड नहीं करती, तो बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
फिर बेटा आपके पास MCQs है 4.10। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी है जिसने बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। फोर्स बेटा उस पर लगी 5 न्यूटन। इफ़ द वर्क डन इज़ 25 जॉल, वर्क डन है 25 जॉल। द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, आपसे थीटा पूछा जा रहा है जो आपने बताना है। सिंपल है, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, वर्क स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में FD cos थीटा। तो बेटा हमें cos थीटा चाहिए तो FD को इधर डिवाइड कर दें तो cos थीटा आ जाएगा W/FD। वैल्यूज पुट करें, cos थीटा इज इक्वल टू W की जगह 25 जॉल डिवाइडेड बाय 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। तो नीचे बन जाएगा 50, 5 10 50 होता है और ऊपर 25 है। 5 5 25, 5 10 50, 5/10, फिर बनेगा 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो बेटा cos थीटा आ गया 0.5। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स आ जाएगा 0.5 का, जो कि आपके पास 60 डिग्री पर होता है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको जो है तमाम लेक्चर्स के बेटे लिंक मिल जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।